नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेस बिस्टा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट है ये दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का संपूर्ण प्रैक्टिस सेट आज हम देखेंगे इसी वीडियो में। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे इतिहास की श्रृंखला को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं थी। ये एक राजस्व वसूल करने की व्यवस्था थी। आइए देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। इक्ता का राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। सियासतनामा में इक्ता व्यवस्था का पूरा वर्णन दिया गया, ये बात भी सही है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये बात गलत है। ऑप्शन सी सही नहीं है। इसमें यही पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। सबसे पहले वो सैनिकों के द्वारा वसूल किया जाता था और उसे मुक्ति के खाते में जमा करना पड़ता था, और मुक्ति अपने सैनिकों का खर्चा निकालने के बाद जो बचता था वो राजा को देता था। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है वो गलत है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये बात गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दाम जो है एक तांबे की मुद्रा थी, बिल्कुल सही है। देसाई राजस्व अधिकारी होता था, यह भी सही है। दीवान जो होता था प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था, ये बात भी सही है। जरीब जो होता था ये भूमि मापन की एक प्रकार था, न कि एक कर का प्रकार था। तो ऑप्शन डी गलत है। जरीब एक माप थी जिससे भूमि मापी जाती थी। प्रश्न नंबर 3 है, चालीसा दल जो चालीसा दल था, चालीसा मंडल का गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यही शासक बनता है इल्तुतमिश, और ये एक चालीसा दल का गठन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, रजिया के पतन का सबसे मुख्य कारण जो है, एलिफिंस्टन एक इतिहासकार है, इन्होंने उसका स्त्री होना माना है। इनका कहना था अगर रजिया स्त्री न होती तो वह इतिहास में एक बहुत प्रतापी शासक के रूप में प्रतिष्ठित होती। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, राजत्व का सिद्धांत जो था वो बलबन के द्वारा दिया गया था। राजत्व के सिद्धांत का मतलब होता है राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है। राजा ईश्वर के द्वारा बनाया जाता है, ना कि जनता के द्वारा बनाया जाता है। तो ये राजत्व का सिद्धांत बलबन ने दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सल्तनतकारी विद्वान नहीं था। अमीर खुसरो सल्तनतकालीन विद्वान था ये। अमीर हसन भी सल्तनतकालीन विद्वान था, और मिनहाज उस सिराज भी सल्तनतकालीन विद्वान था। जबकि अब्बास खां शेरवानी जो है ये सल्तनतकालीन विद्वान नहीं था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, चालीसा मंडल को निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान ने भंग किया। तो चालीसा मंडल का गठन इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन इसको भंग करने का जो काम किया था बलबन ने किया था, क्योंकि बलबन इसी चालीसा दल से निकल कर आया था। चालीसा दल के लोग मिलकर षड्यंत्र करते हैं राजा के खिलाफ, इसलिए इसने इस चालीसा मंडल को खत्म कर दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हमें सुमेलित करना है। दीवान ए अर्ज जो होता था एक सैन्य विभाग था। सिजदा एक दंडवत होने की प्रथा थी। पाबोस जो था कदम चूमने का प्रथा था। और अफरासियाब एक वंश था। जो अफरासियाब है, अफरासियाब बलबन स्वयं को अफरासियाब वंश का बताता है। अफरासियाब एक वंश है। तो इस तरीके से ये सुमेल है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शासक इल्बरी तुर्क नहीं था। इल्तुतमिश के बाद जितने शासक आ रहे हैं वो सारे इल्बरी तुर्क हैं, जबकि इल्तुतमिश से पहले एक शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इल्बरी तुर्क नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है। तो इल्तुतमिश ने जीतल और टंका नाम के 2 अरबी सिक्के सबसे पहले चलाए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्न सल्तनत काल में अमीर ए आखूर कहलाता था। अमीर ए आखूर जो था अश्वशाला का प्रमुख कहलाता था। अमीर ए आखूर ये जब रजिया बेगम जब सुल्तान बनती है तब ये अमीर ए आखूर पद काफ़ी चर्चा में रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, तबकात ए नासिरी किसकी कृति है। तबकात ए नासिरी की रचना जो थी इल्तुतमिश के समय की गई थी। उस समय उसके दरबार में जो विद्वान था मिनहाज उस सिराज, उसके द्वारा इसकी रचना की गई थी। मिनहाज उस सिराज जो था तबकात ए नासिरी की कृति का रचयिता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाम का गुलाम किसको कहा जाता है। गुलामों का जो दरअसल कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इसका गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है तो वह लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है, जबकि जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो वह लाहौर से राजधानी दिल्ली लेकर आता है। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात हो गई। इसे पोलो गेम भी बोलते हैं। चौगान खेलते समय ये घोड़े से गिर जाता है और मर जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। अढ़ाई अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है वो एक मस्जिद है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये प्रथम महिला शासिका थी मध्यकालीन भारत की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मंगोल आक्रमणकारी जो था चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खां था ये इल्तुतमिश के समय में भारत पर आक्रमण करता है और इल्तुतमिश काफ़ी कूटनीतिक तरीके से इसका सामना करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? अभी हमने आपको ऊपर बताया है मंगोल नेता चंगेज खां का आक्रमण जो होता है इल्तुतमिश के समय होता है, तो इल्तुतमिश इसका समकालीन था। अगला प्रश्न है चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22 है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो जिल्ल ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधित्व या ईश्वर का प्रतिबिंब। जिल्ल ए इलाही की उपाधि बलबन ने धारण की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सत्य नहीं है? तो नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन ने किया, सही है। इसने इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ नहीं किया था, इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ये सही नहीं है। इसने तुर्काने चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, इसी ने चालीसा दल को समाप्त किया था, ये भी सही है। इसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 24 है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जो था जलालुद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न देखते हैं दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत के अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की वो था अलाउद्दीन खिलजी। इसके दक्षिण भारत के अभियानों का जो नेतृत्व था मलिक काफूर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था। प्रश्न अगला देखते हैं 27वां प्रश्न है। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेना नायक हम अभी आपको बता चुके हैं मलिक काफूर था। इसे हजार दीनारी के नाम से भी जानते हैं। ये गुजरात पर आक्रमण करने के क्रम में अलाउद्दीन खिलजी को मिला था। प्रश्न अगला देखते हैं 28वां। राज्य द्वारा वेतन प्राप्त करने वाली सल्तनत की सबसे विशाल सेना की स्थापना का श्रेय दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। प्रश्न अगला देखते हैं 29वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अलाउद्दीन खिलजी के लगान एवं कर सुधार पूर्णतः विफल सिद्ध हुए? नहीं, अलाउद्दीन खिलजी की कर प्रणाली जो थी सफल सिद्ध होती है, विफल नहीं होती है। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों ने राज्य की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया, ये भी गलत है। उसके आर्थिक सुधारों ने राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी उसको काफ़ी मजबूत किया। इस तरीके से ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, कोई भी ऊपर दिए गए कथनों में से सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न है 30। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए जमीन की माप अर्थात पैमाइश को आधार माना तथा महत्वपूर्ण वर्ग खुद और मुकद्दम जो पहले ये चौधरी थे जो कर संग्रह का काम करते थे को भी भू राजस्व देने के लिए कहा जिस तरह आम जनता देती थी? इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। अगला प्रश्न है घरी कर अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रह कर लगाया। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने
किस क्षेत्र की विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया? चित्तौड़। चित्तौड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खिजराबाद कर दिया था। प्रश्न अगला देखते हैं। 33वां प्रश्न है, दीवान ए रियासत का कार्य था। दीवान ए रियासत, रियासत जो संबंध होता है, रियासत का संबंध व्यापार से होता है। तो आप याद रखिए, ये जो था एक व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए दीवान ए रियासत की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया? तो बाजार सुधार सबसे पहले लागू करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। प्रश्न है 36वां, 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान व मंगोलों के बीच की जो सीमा थी वो सिंधु नदी थी। प्रश्न अगला देखते हैं। 37वां, मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर 1325 से लेके 1351 तक बैठता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखिए, गद्दी पर 1325 में बैठता है। प्रश्न 38वां है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने वाला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। यह अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाता है और बाद में उसका ये निर्णय जो था विफल हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39वां, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? तो फुतुवात ए फिरोज शाही जो है, ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। प्रश्न 40वां देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में वह कौन था जिसके संबंध में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक था। इसके संबंध में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में वह कौन था जिसके जैन आचार्य राजशेखर जिन प्रभु सूरी के साथ वाद विवाद एवं उन विद्वानों को धन आदि भेंट करने का प्रमाण मिलता है? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42वां, निम्नलिखित शासकों में से किसे मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान माना जाता है? तो कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है और इसे सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43वां, निम्नलिखित में से किस नगर अथवा किन नगरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था? तो आपको याद रखना है फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजा। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया, लेकिन फैजाबाद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं हुआ था। तो इस तरीके से आप देखेंगे ऑप्शन सी करेक्ट है, 1, 2, 4, 5, 6। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसकी मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर बदायूनी ने ये कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने किस सुल्तान के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया? तो मंगोल आक्रमणकारी जो तैमूर था, तैमूर ने जब दिल्ली पर नासिरुद्दीन महमूद का शासन था तब उसने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है। ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाता है। प्रश्न नेक्स्ट है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आता है? तो इब्न बतूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था मोहम्मद बिन तुगलक था। 49 प्रश्न है। मध्यकालीन राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक दीवान आरिज की स्थापना बलबन करता है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं करता है। और घोड़े को दागने की प्रथा का शुरुआत बलबन नहीं, अलाउद्दीन खिलजी करता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर इसके चाचा का लड़का बैठता है, ना कि ये इसके चाचा स्वयं बैठते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत है। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित कराया, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का दीवाने वंदगान नाम से एक अलग विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 50 है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक जो था, दिल्ली सल्तनत के तुगलक का अंतिम शासक जो था नासिरुद्दीन महमूद था। अगला प्रश्न देखते हैं। 51वां प्रश्न है। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करवाता है वो फिरोज शाह तुगलक था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक के स्तंभ लेकर दिल्ली कौन आया था? तो आप याद रखिए फिरोज शाह तुगलक के समय स्तंभों को ट्रांसफ़र किया गया था दिल्ली।
दीवान ए कोही जो था एक विभाग था, कृषि से संबंधित विभाग था और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। तारिक ए मुबारक शाही जो है मुबारक शाह की जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 57 है, बहलोल लोदी ने किस सैयद वंश के शासक को अपदस्थ करके दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की थी? तो अलाउद्दीन शाह के बाद शासक बनता है बहलोल लोदी और लोदी वंश की स्थापना करता है। प्रश्न नंबर 58 है, सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? इसने बहलोल लोदी द्वारा अपनाए गए अफगानी राजत्व सिद्धांत को त्याग कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया। ये स्टेटमेंट सिकंदर लोदी के संदर्भ में सही है। दूसरा है, इसने निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा को पुनः विकसित किया तथा अफगानों की स्वतंत्र व विरोधी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर उन्हें नियंत्रित किया। ये भी इसका स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब ये इसके उपरोक्त दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 59 है, गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखता था? तो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखने वाला जो शासक था वो सिकंदर लोदी था। तो दोस्तों हमने दिल्ली सल्तनत का पार्ट 1 देखा है, इसमें हमने 60 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आने वाले पार्ट 2 में जिसमें हम अगले 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं, वीडियो अपलोड किया जाएगा चैनल पर। तब तक इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए और सक्सेस विस्टा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।